कॉज पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उस कॉज के बारे में सबसे पहले बधाई आपको देना चाहूंगा क्योंकि आपने इतना बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत लंबा ये रहा, ये आसान काम नहीं था, बहुत टेढ़ी चीज थी जिसको। हाँ, सरकार से तो कुछ भी काम कराना आसान नहीं है, क्योंकि इस विषय पे सारे लोगों का अपना अलग अलग मत था, अपनी अपनी राग, अपना अपना डफली था। लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको एक कामयाबी मिली, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो है इस पे कोई डेट या फिर इससे कोई कमाई या फिर इससे कोई अचीव करने की कोई ऐसी प्लेट ट्रॉफी मेरे लिए ये थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं जब 13 साल का था तब से इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था। टाइकोंडो बोलते हैं इंडिया में शायद। तो टाइकोंडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है और हम जब इंडियन टीम के लिए खेलने जाते थे तो सबसे एक डिफाइनिंग मोमेंट या सबसे प्राउड मोमेंट वो होता है जब आप कहीं प्रदेश में हैं स्टेडियम में और आपके मैच के पहले नेशनल एंथम चलता है और वहाँ के लोग खड़े होते हैं रिस्पेक्ट में। तो इसलिए नेशनल एंथम मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब बात ये थी कि मैं दिल्ली से पला बड़ा हूँ और दिल्ली कैपिटल है, वहाँ बचपन से हमने टीवी पे देखा है कि 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी मनाई जाती है और वहाँ के सिनेमा घरों में नेशनल एंथम का ना चलना। और सिर्फ सिनेमा घरों की बात नहीं है, मेरे तो कई ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल के बाद जो है वो नेशनल एंथम उन्होंने गाया ही नहीं है। वो एक्चुअली नेशनल एंथम की लिरिक्स 2-4-5 लाइन तो पहले की याद है, उसके बाद की वो लाइन्स ही भूल गए। तो ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग वाली बात है। बट जैसे कि आप कोई भी हो, चाहे आप एक एस्ट्रोनॉट हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सपोज अगर अब्रॉड में हैं और आप कुछ अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं, तो अगर वो आपको ऑनर करेंगे नेशनल एंथम से और आपको अपने ही देश का नेशनल एंथम नहीं आया तो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग वाली बात है। सो क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और मुझे थोड़े अपने लॉस पता हैं, राइट्स पता हैं, तो मैंने जो है लेटर्स लिखने से शुरुआत की थी। और तब क्योंकि मैं बॉम्बे रहता हूँ, क्योंकि काम यहाँ है, तो ये मुझे एक फ़र्क लगता था कि जब मैं फैमिली से मिलने दिल्ली जाता था तो वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं चलता था। और जब मैंने पता किया अपने पेरेंट्स से, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि पहले 1980s तक चलता था और फिर बंद कर दिया गया। बंद करने की एक्चुअली वजह ये थी कि वो एक प्रोग्रामिंग एरर था कि वो जो है नेशनल एंथम फिल्म शुरू होती थी और फिर जब खत्म हो जाती थी और वो सारे नाम जो हैं, इतने सारे नाम जो चलते हैं, उसके बाद नेशनल एंथम शुरू होता था। और तब एक्चुअली कोई इस माइंडसेट में नहीं रहता है कि सारे नाम पढ़े और उसके बाद जो है नेशनल एंथम के लिए खड़ा हो और वहाँ पे रुके हैं, क्योंकि लोग अपना फिल्म देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटा हो गया, सबको इधर उधर पहुँचना होता है और फिल्म खत्म हो गई है, तो आप कोई रुकने का कोई उनके लिए एम नहीं रहता है। तो ये एक फ़र्क मुझे लगता था कि मतलब बॉम्बे में तो चलता है और दिल्ली में नहीं चलता है और ये चलना चाहिए। तो 2010 में मैंने शीला दीक्षित जी, जो तब वहाँ की सीएम थी, तब लेटर लिखा था और कुछ जवाब नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। वो शायद थोड़ा मेरा बचपना था कि एक लेटर से कुछ होगा। तो उसके बाद जो है फिर जब भी मैं दिल्ली जाया करता था, वो बात कहीं ना कहीं जहन में आती थी। बट वो कहते हैं ना, आम मर्रा की ज़िंदगी में आप जो है कुछ आप सोचते हैं कि शायद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आप रोज़ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज हर आदमी अपने काम और इस सब में बिजी रहता है। फिर एक्चुअली ये हुआ कि मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो एक्चुअली पीआर में काम करते हैं और कंपनीज में काम करते हैं, एंड वो कॉज रिलेटेड काम करते हैं कि हर अब रूल है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो तो उनको अपना 2% जो प्रॉफिट है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लगाना है। तो ऐसी डिस्कशन में बात निकली और काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप तुम ये करते क्यों नहीं हो। शायद अब वक्त अलग है, शायद अब ट्विटर है, शायद आप एक आदमी कोई एक अच्छी चीज़ बोले तो व्हाट्सएप पे इस पे उस पे फॉरवर्ड होती है और थोड़े ज़्यादा कान मिलते हैं आपको, थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मिलती है। सो वैसे ये शुरुआत हुई थी। और पहला तो लेटर मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ही लिखा था और उनका जवाब आया था कि हमने डेप्यूटी सीएम को ये फॉरवर्ड किया, बट फिर कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थी जब मैंने ये सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में लिखी, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू गुजरात टू कैलकाटा। तो कहीं से कुछ जवाब आया और कहीं से कुछ
टाइम ऐसा हुआ कि हाँ मिलेंगे, हमने बोला है डिप्टी सीएम को और फॉरवर्ड किया है, तो उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। और इसी के लिए हमें मैं सारे कैपिटल्स गया था। मेरे पास कुछ आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे, कुछ 250 आर्टिकल्स हैं अलग अलग कैपिटल सिटीज़ के। तो चाहे वो श्रीनगर हो या फिर गांधीनगर हो गुजरात के लिए, या फिर आपका चंडीगढ़ हो, देहरादून हो उत्तराखंड के लिए, दिल्ली हो, जयपुर हो राजस्थान के लिए। तो उन सभी में वो एक कवरेज थी कि एक्टर हर्ष नागर अर्जेस जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एग्जिस्टिंग कि आप मैंडेटरी करेंगे प्ले करना नेशनल एंथम अपने सिनेमाघरों में मूवी स्क्रीनिंग से पहले। अब ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसको बैठ के बदल नहीं सकता हूँ, या फिर कोई भी बिगेस्ट प्रोड्यूसर बदल नहीं सकते हैं, नंबर 1 सिनेमा चेन बदल नहीं सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को बिलोंग करती है, और सरकार अगर आपको परमिशन देगी तो आप ये कर सकते हैं। और एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि इस पे जो है क्लैरिटी कुछ स्पेसिफाइड नहीं थी। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि अगर नेशनल एंथम कहीं चल रहा हो तो आपको खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वही नेशनल एंथम अगर आपके टीवी पे आए जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त तो आपके खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही अगर आपका नेशनल एंथम जो है वो किसी फिल्म के सीन में आए तो वहाँ पे आपको उसको गाना ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स थी जो कि एक्चुअली इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो डिफाइन करता हो। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि हम जो है कोई इसके ऊपर एक जजमेंट दे दें, ये कह दें कि ये सही है ये गलत है, और स्पेसिफाई कर दें तो हम फंस जाएं कंट्रोवर्सी में, और हम कैसे कह दें कि क्या सही है गलत है। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है मैं हाई कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट। So I have this writ petition जो was filed from Harsh Nagar versus Union of India and others. So इसमें भी हाई कोर्ट दिल्ली ने यही कहा कि आप जो है इस पे थोड़ी क्लैरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लें। तो जी एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 2010 से और 2016 तक राइट आप जाके राइट तो कहीं ना कहीं आप ये पूरी लड़ाई के दौरान कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि अरे यार छोड़ो जाने दो, ये लोगों को नहीं पड़ी है तो मैं क्यों करूं, कहीं ऐसा कुछ ऐसा यादगार? हाँ एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने कोई डेडलाइन नहीं बनाई थी कि अब कर लेना या तब कर लेना है, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने सब घर बाहर ही छोड़ दिया है और जिंदगी ही छोड़ दी है। ये है कि मैं जब मौका मिलता था तो इसके बारे में बोलता जरूर था, और मुझे लगता है कोई भी चेंज जो है अवेयरनेस से ही आता है। और अगर मैं अपनी जिंदगी बदल लूँ और तिरंगा पेंट करके भी चला जाऊँ तो कोई बात तो सुन नहीं लेगा। बट वही है कि अब शायद थोड़ा 2010 से 2016 में टाइम डिफरेंट है, लोग थोड़े ज्यादा जुड़े हुए थे आप इस बात को लेके कि हाँ यार? मुझे ऐसा जरूर लगा था कि बीच में बहुत जो है इफ्स एंड बट्स आए थे, बहुत हर्डल्स, बहुत क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे जो कि मतलब इतने प्रैक्टिकल भी नहीं थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि लोगों ने कहा कि हम ये इंश्योर कैसे करेंगे, हम ये अचीव कैसे करेंगे कि जब नेशनल एंथम चल रहा होगा तो सारे लोग खड़े होंगे। अब ये ऐसी चीज है कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि आप नेशनल एंथम में जो है सीधे खड़े, मतलब नेशनल एंथम क्या, आप एक प्रेयर भी करें तो सब आप चर्च में भी जाएंगे तो अगर वो बैठे तो बैठे हैं और खड़े तो खड़े हैं, तो वो वाली बात है। तो ये बोला जाता था कि अब क्या पुलिस देखने जाएगी सिनेमा हॉल में कि लोग जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे ये जवाब था कि क्या मैं किसी भी सिनेमा हॉल में बिना टिकट के ऐसे अंदर घुस सकता हूँ? नहीं ना, तो सिक्योरिटी तो उसके लिए भी है। और इसमें शायद अगर 20 लोग आप रोड पे देखते हैं 20 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो 21वां भी वहाँ खड़ा ही हो जाता है। तो अगर ज्यादातर लोगों को ये पता है कि नेशनल एंथम पे क्या करना है और स्क्रीन पे लिखा आता है इतना बड़ा प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम और स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, सो आई एम श्योर अगर 20 लोग कर रहे हैं तो 21वां आदमी को अगर नहीं भी पता है तो वो सीख सकता है। और एक आदमी के ना करने से या ऐसी धारणा रखने से कि अरे मैं मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है,
उस एक आदमी की वजह से हम कोई ट्रेडिशन तो रोक नहीं सकते हैं। अभी भी देखिए, जब चाहे हमारे यहाँ ओबामा आए हुए हों या कोई भी हो, बट नेशनल एंथम जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता है तो सबसे पावरफुल आदमी हो, जो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी खड़े होते हैं, और जो सबसे छोटा सोल्जर होता है वो भी खड़ा होता है। तो ये और भी कुछ चीजें थी कि लोग जो हैं निकल तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा जो है इफ एंड बट और क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मुझे लगा शायद अब इतने ही असमंजस में हैं लोग, तो फिर शायद ना करें ये लोग। तो जर्नी के दौरान आपको किस ने बहुत सपोर्ट किया? हाँ, तो ये एक मैं जरूर बोलना चाहूंगा। तो सदी के महानायक है मिस्टर अमिताभ बच्चन, सो उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। उन्होंने बल्कि ये भी बोला, वो पिंक को प्रमोट करने दिल्ली आए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि हाई कोर्ट में ऐसे हर्ष नागर ने एक याचिका डाली है, उस पर क्या आप चाहेंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो उनका जवाब था कि वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि नेशनल एंथम हो, और वो थोड़े से सरप्राइज थे कि जब वो अपने कॉलेज डेज में दिल्ली में रहते थे और कॉलेज से जो है फिल्म देखने जाया करते थे, तो वहां पे तो नेशनल एंथम चला करता था। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों रोक दिया, और ये बिल्कुल होना चाहिए, और उनको ये तो पता ही है कि बॉम्बे में होता है, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ, और सरकार और कोई भी मिनिस्ट्री जो भी कुछ इसके बारे में कर सके वो करे। तो वो एक बड़ा बूस्ट था। आई थिंक वो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था। उसी के बाद जो है मैं ये जो अब मैंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सारे कैपिटल्स में, तो वो उसी के बाद की है। इवन सुजीत सरकार हैं जो बहुत ही कामयाब डायरेक्टर हैं, PQ, विकी डोनर, और तो उनका भी ये कहना था कि वैसे वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, वहीं पले बड़े हैं, और तो वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि आपको फिल्म देखनी है तो आप बॉम्बे आइए, क्योंकि बॉम्बे में जब नेशनल एंथम चलता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनका सपोर्ट था। फिर बोमिन ईरानी ने कहा था कि बिल्कुल मैं इस इनिशिएटिव के साथ हूँ, और बोमिन ईरानी एक्चुअली एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, पारसीज। तो उनका ये कहना था कि अगर आप उस पूरे सॉन्ग के मीनिंग को देखें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि एक तिरंगा है और हम सब एक हैं, और यूनिटी के बारे में। तो वो उनको ही स्टिल फील्स कि उसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है, और वो बिल्कुल चाहेंगे कि वो उसका समर्थन करें। तो जब आपने ये चीज आपने सोचा था कि नेशनल एंथम होना चाहिए, तो जो आपके फ्रेंड्स हुए या जो आपके साथ या फैमिली, तो ये सब डिसीजन आ गया कल, तो इसके बाद किसी की कॉल आई कि हाँ भाई तुमने? हाँ, एक्चुअली बहुत कल से वो हो रहा है, बिकॉज मैं बताऊंगा उसका रीजन भी ये है कि मैंने जो मैंने बताया कि 250 जो है मेरे आर्टिकल्स हैं अलग अलग सिटीज के, और ये जो है मैंने अपने ट्विटर पे एक वो भी चलाया था हैशटैग पहले कि हैशटैग नेशनल एंथम इन थिएटर्स। तो जो मैंने एक वीडियो बाइट बना के भी आप भेज सकते हैं 10 सेकंड की, तो मैंने वो भी बना के जो है काफी सेलेब्स और मिनिस्टर्स को भेजी थी। तो वो लोगों ने देखा है, एटलीस्ट मेरे दोस्त या मेरे सर्कल या उन सब ने तो देखा है। तो मुझे तो कल से बहुत कांग्रेट्स और ये सब मैसेज आ रहे हैं, पर उससे ज्यादा खुशी मुझे उस बात से हुई कि कुछ लोग होते हैं जो आपके यार साथी नहीं होते हैं, बट आप उन्हें एज अ टीचर देखते हैं, आप उन्हें थोड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, और वो लोग जब कहते हैं कि यार तुमने कुछ कमाल किया है या तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम जब हमारे भी उम्र के हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम है, तो तब थोड़ा सा सिंकिंग होता है कि ऐसा कोई नाम जो आप बताना चाहें जिनके कॉल आने? हाँ, राजकुमार संतोषी हैं। राजकुमार संतोषी जी ने मुझे ये बोला कि अभी तुम्हें लग नहीं रहा है पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो विच इज रियली कोई भी मुद्दा वो करने के लिए काफी अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। Right. तो आपको क्या क्या अपोजिशन फेस करनी पड़ी? बहुत सारी, और इसमें एक्चुअली ऑपोजिशन पर्सनली मेरे लिए नहीं थी। इसमें ऑपोजिशन ऐसी थी कि कई बार जो है आप जिस नजरिए से चीज को देखते हैं दूसरे लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तराखंड गया था, देहरादून, तो मैं जो है वहाँ के एक मिनिस्टर से मिला। तो मैं मिला था मतलब अपने किसी दोस्त से गुजारिश करके कि यार मुझे मिला दो, वो मुझे सीएम से मिला देंगे। सो मिस्टर हरीश रावत हैं वहाँ के सीएम, और उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम ये कराना चाहते हो, तुम्हें तो इस चीज़ को अपोज करना चाहिए कि महाराष्ट्र में चल रहा है तो वहाँ भी बंद करा दो, क्योंकि जो है ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल मुद्दा है कि आजकल की जनरेशन जो है वो देश को रिस्पेक्ट नहीं करती है, कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करती है, तिरंगे को रिस्पेक्ट नहीं करती है वो। तो मैंने कहा कि मैं आया आपसे ये गुजारिश करते हो कि आप मुझे सीएम से मिला दें, मैं उनसे बात कर सकूं, और आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तो ये तो एक एग्जाम्पल है। बट अदरवाइज ऑल्सो कई लोगों का ये कहना था कि अरे ऐसा तो नहीं होगा यार, हर कोई कैसे खड़ा होगा नेशनल एंथम पे, और जो है अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो अच्छा नाच गाने के बीच में तुम नेशनल एंथम दिखाओगे। खैर अभी तो स्टार्ट ऑफ द फिल्म है तो वो मैटर नहीं करता। कुछ लोगों का ऐसे कहना था, अच्छा अब तुम मतलब पहले सीन में पहले तुम नेशनल एंथम गाओगे और फिर फटाक से जो है फिर वो क्या कहते हैं लड़की टब से निकलेगी वो। तो मैंने कहा ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो अब किस चीज के बाद आदमी क्या देख रहा है वो तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम। और आज इतनी फास्ट लाइफ है, आप फेसबुक पे भी हैं तो एक जगह भगवान का कुछ आएगा तो नीचे जो है कहीं गाय कट रही होगी और कुछ होगा, तो आप वो तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑपोजिशन थी इस प्रकार की। हर्ष, चलते चलते एक आखिरी सवाल, सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर, रणवीर हुड्डा, बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों ने जिन्होंने आपके सपोर्ट में खड़े हुए, कंधे से कंधा मिला के? देखिए, सोनम कपूर जी के साथ तो मैंने काम किया है स्निकर्स की एड में। मैंने अनुपम खेर जी का भी ट्वीट देखा और ये सब, तो मुझे जरूर पता था कि जो आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो इस चीज का सपोर्ट करेंगे। तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। आई एम रियली हैप्पी कि वो इस बात के बारे में बोल रहे हैं और इसकी थोड़ी सी खुशी मना रहे हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट को पता होता है कि फीलिंग क्या है, और एक 52 सेकंड के लिए जब नेशनल एंथम चलता है और आप खड़े होके गाते हैं, वो एक प्राउड मोमेंट है कि आप एक इंडियन हो, दैट वो आपकी एक पहचान है, वो इट्स लाइक अ सरनेम कि आप ये हो। तो मुझे बिल्कुल पता था कि वो एक फीलिंग है और एक आर्टिस्ट जो है उस फीलिंग को समझेगा, और रियली हैप्पी कि वो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि उनके इस चीज को अपनाने से यूथ जो है वो भी इस चीज को अपनाएगा। हर आखिरी सवाल चलते चलते, कुछ फिल्में जी आपके आने वाली पाइपलाइन में, कुछ फिल्में जो भी है? हाँ, मैं सर एक्चुअली एक अभी मेरी नेक्स्ट जो है वो एक मिस्ट्री फिल्म है, मिस्ट्री इन द जॉनरा, और मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर ने रिवील नहीं की है, तो वो भी एक मिस्ट्री हो गई है। सो बट आगे टाइम चलते हुए विल गेट टू नो अबाउट इट। हर्ष के बारे में कहा जाता है कि एक तो अगर ऐड छोड़ दे जी तो बाकी की जो फिल्में आई है वो चूचू का मुरब्बा साबित हुई है। जी सर, मेरी तो एक ही फिल्म अभी इस साल है लव डे, क्योंकि उससे पहले जो है मैंने स्टार्ट किया था शाहरुख खान की फिल्म ऑलवेज कभी कभी से। तो वहाँ तो मैं 18 साल का था, पूरी फिल्म ही जो है वो स्कूल के बच्चों के बारे में थी, और मेरा कैरेक्टर रोल था। तो उसके फ्लॉप होने पे से मुझे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दमखम जो है वो लीड्स के उस पर ही होता है, फ्लॉप हो गई तो लीड्स की वजह से हो गई, हिट हो गई तो उनकी वजह से। और फिर मैंने फ्रेंच फिल्म की है क्वीन, जो कि हाईली सक्सेसफुल है, एक एडवेंचर फिल्म है। तो HBO का प्रोडक्शन है, तो वो हिट है। तो मुझे वहाँ मेरा लीड रोल था, तो वहाँ के मुझे फैन मेल्स अभी भी आते हैं। सिर्फ लव डे जो है वो उसकी वो ओपनिंग या प्रेजेंटेशन या रिलीज वो हो नहीं पाई जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट आई गेस आजकल स्मॉल फिल्म्स के साथ वो होता ही है। मैं उसको डिनाई करने से ज्यादा एक्सेप्ट करके ये समझना चाहूंगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और ब्रांडिंग के हिसाब से छोटी फिल्म जो है वो बड़ी फिल्म को नीचे नहीं कर सकती, चाहे वो कंटेंट में आगे हो या और चीजें हो। बट एनीवेज कोई आप मानते हैं कि चूचू का मुरब्बा हुआ? हाँ, चूचू का मुरब्बा हुआ रिलीज में हमारे साथ। एक कॉज का आपका इम्प्लीमेंट हो गया, तो आगे कोई कॉज जिससे आप वो करना? देखिए, एक चीज मुझे जरूर लगती है, पर मैं एक चीज बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे मुझसे क्वालिफाइड, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग जो है बहुत सारे कॉजेज पे काम कर रहे हैं। अब चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो,
या चाइल्ड अब्यूज़ हो या फिर पॉवर्टी हो या फिर हेल्थ केयर हो, वो तो कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो थोड़ा सा इंडिया में अगर मैं अवेयरनेस उठा सकूं तो वो ये रहेगी कि हमारे यहाँ जो है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि सोल्जर्स मर गए या कई लोग जो है जैसे एटीएम की लाइन में मर गए या फिर बाढ़ में लोग मर जाते हैं, अभी सर्दियां आई हैं नॉर्थ में, उससे लोग मर जाते हैं। तो सिंगल पेरेंट जो होता है एंड मोस्टली वुमेन, तो एक सिंगल पेरेंट की जो पूरी जद्दोजहद होती है कि अकेले बच्चे या बच्चों को पालना, वो मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया में ज़्यादा लोग फोकस करते हैं उस सेगमेंट पे जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि आप माँ भी बने बाप भी बने और इकोनॉमिकली स्टेबल भी रहें और सब कुछ प्रोवाइड करें। तो वो मैं शायद चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी अवेयरनेस हो। मुझे नहीं पता कि सरकार उस पर कोई फंड निकाल सकती है या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इंडिया में, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा निगलेक्टेड पार्ट है। अगर वो हो तो बहुत अच्छा है। लास्ट जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी ये आप देख थैंक यू।